दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज निशादत हर खबर की। जज यशवंत वर्मा को लेकर कई खबरें सामने आई। एक तस्वीर अब सामने निकल के आ रही है। हालांकि उनके घर में जो कैश मिला वो कैसे आया, कहां से आया, उन्हें फंसाया गया या सच था या क्या कहानी थी, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन एक तस्वीर अब सामने आ रही है कि यशवंत वर्मा जो इस पूरे जाल में फंसे, जिस हमाम में सब नंगे, वहां पर ये वाली मछली खास तौर से पकड़ में आ गई। ये जो जाल फंसाया गया जिसमें ये आ गई मछली, वो दरअसल किस इसके पीछे कोई और वजह है या वाकई में मतलब किसी ऐसी परिस्थिति सामने आ चुकी है बीजेपी की सत्ता रूढ़ परिस्थितियों में, जो कि यशवंत वर्मा निकल नहीं पाए इस परिस्थिति से। इनका चाल चलन कैसा है, इनका क्या कंडक्ट है अपनी ड्यूटी को लेकर, इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इनकी करीबी किनसे रही है। ये बात हमने पहले ही बताई थी कि पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ से भी इनकी करीबी रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे हैं ये और अच्छे माने जाते थे, बड़ा नाम माना जाता था इनका। प्रयागराज में लोग इनकी कोई बहुत तारीफ करते दिखाई नहीं देते, इनके खुद के पड़ोसी, बट ठीक है। चलिए, अभी बड़ा सवाल ये है कि वो खास वजह जिसकी वजह से ये मछली फंस गई। आइए चर्चा करते हैं वरिष्ठ पत्रकार सुभाष शेरके जी से। और सुभाष जी इस बारे में ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि ये मामला दरअसल क्या रहा है। सुभाष जी, यशवंत वर्मा के घर में आग लगी, 15 करोड़ कैश मिल गया, खैर काफी कुछ जल गया था, कितना काउंट हुआ कैसे पता लगता है नंबर, आजकल तो पता ही नहीं चलते हैं। क्योंकि उत्तराखंड में भी जो पैसा मिला, और मतलब वो ऑफिशियली तो नहीं मिला, लेकिन हाँ मिला, और वो उनको मिल गया जिससे बाद में ब्लैकमेलिंग तमाम तरह की चीजें हुई। और ये जो अधिकारी महोदय हैं उत्तर प्रदेश के, इनको ये पैसा वापस मिल गया, जिसका जिक्र अखिलेश यादव ने भी अपनी मीडिया रिपोर्ट्स में किया है। जब हमने भी इस पे खबर चलाई तो हमें तो खैर नोटिस भेज दिया था। लेकिन बड़ी बात ये है कि उनको पैसा वापस मिल गया। ये पैसा जो है, इसमें यशवंत वर्मा फंस गए, वो भी तब जब घर से बाहर थे। तो क्या ये मतलब जैसे कहते हैं ना, गिलास में जो पानी है, सच कौन सा है? ये खाली पे हम फोकस कर रहे हैं कि इस पे फोकस करना है? मामला क्या है? देखिए, मामला एक तो आग आगजनी का मामला देखा जाए तो आगजनी का मामला था। दिल्ली फायर ब्रिगेड को एक खबर मिली कि घर में आग लगी हुई है, वहां पे वो चले गए। तो वो जस्टिस वर्मा इनका घर था, और जब जस्टिस वर्मा उस वक्त घर पे नहीं थे, जब ये वहां पे जो बाद में वीडियो आया उससे पता चला कि बहुत सारी अधजली जो नोट है वो वहां पे फायर ब्रिगेड को मिले। अब जब ये फायर ब्रिगेड ने का जो वीडियो है वो कुछ यानी कुछ एक दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद वो बाहर आ गया। तो 3 दिन क्यों लगे इसको, तुरंत इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई, ये भी सवाल खड़ा होता है। दूसरा कि इसकी इसके बारे में क्या रिपोर्ट बनाई गई, लोकल पुलिस थाने को बताई गई, इसके बारे में कुछ भी जवाब नहीं आया। 3 दिन के बाद अचानक से ये वीडियो मीडिया के हाथ लगता है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसकी पुष्टि करता है, और उसके बाद फिर सारी बहस जो है वो छिड़ जाती है। तो इसमें जिस तरह से आईटी सेल, बीजेपी की आईटी सेल इसमें घुस गई, और यशवंत वर्मा ये कैसे कांग्रेस के पक्षधर थे, इसके बारे में खबरें आनी शुरू हो गई, इसके बारे में पोस्ट मीडिया, सोशल मीडिया में घूमने शुरू हो गए। उसमें ये कहा गया कि यशवंत वर्मा, इन्होंने कांग्रेस को क्लीन चिट दी। जब उनका इनकम टैक्स का मामला जब आया था कांग्रेस का, तो उस वक्त यही जस्टिस वर्मा के सामने सुनवाई हुई थी, और उसने कांग्रेस को क्लीन चिट दे दी थी। तो और उसके और कोई जो बाकी जो चीजें हैं उसमें बताया गया कि बीजेपी के पक्षधर ये नहीं थे, कांग्रेस के पक्षधर थे, और यही कारण है कि उनको उनकी ज्यादा बदनामी हुई। इसमें जो दिल्ली चीफ जस्टिस है उन्होंने भी चुप्पी साधी, हालांकि वो मास्टर ऑफ द रोस्टर वही होते हैं, तो उनको जरूरी था कि एक बयान दिल्ली हाईकोर्ट का जो रजिस्ट्रार है उसके जरिए जारी करना चाहिए था, लेकिन वो वैसा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि करने के बाद ये सारी चीजें आगे बढ़ गई, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी बिठाई गई है, और उसमें वो अभी जांच करेंगे। लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया, उससे जरूर इसमें संदिग्धता पाई जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि इसके पहले भी
ऐसे ही एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ही उनके ऊपर एक लांछन लगा। उसके बाद वहां पे कमेटी बिठाई गई। उस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के उस चीफ जस्टिस को पूरी तरह से बरी कर दिया आरोपों से। लेकिन उसके बाद उस चीफ जस्टिस ने कई सारे ऐसे फैसले दिए जो काफी पथदर्शी माने जाते हैं, और वो कानून के हिसाब से लोग आश्चर्य भी करते हैं कि ऐसे फैसले वो कैसे दे सकते हैं। उसके बाद वो जस्टिस है वो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के राज्यसभा में चले जाते हैं। तो इस तरह से एक जस्टिस जो है उसको ब्लैकमेल किया गया, ऐसा एक आरोप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और उसको उसके बारे में चर्चा हुई, और इस ब्लैकमेल के जरिए कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट के जरिए की गई। क्या यही बात यशवंत वर्मा जी के बारे में होगा, यह हमें जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो अभी जांच होगी उससे बहुत कुछ पर्दा उठने की संभावना है। लेकिन क्या पूरा सच सामने आएगा, ये भी देखना चाहिए हमें, क्योंकि यशवंत वर्मा, इनका पक्ष कोई खुलकर सामने नहीं आया है। विनीता जी, इनका पक्ष सामने नहीं आया, और इन्होंने तो ये कहा कि ये मेरा पैसा नहीं है, वो मेरा प्रमाइसिस नहीं है, और इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। बड़ा सवाल ये है कि अगर ये तस्वीर हो रही है और ये कैश बड़ा, मतलब अगर हमारी जो देश की ईडी सीबीआई तमाम जगह लगी रहती हैं, किसी के घर पे दबिश दे देती हैं चुनाव से ठीक पहले, तुम्हारे यहाँ इतना पैसा रखा है, तुम्हारे यहाँ इतना रखा है। मुझे याद है दिल्ली चुनाव में कुछ लाख रुपए कोई गाड़ी में आ रहे थे तो पकड़ लिए थे, और वो पूरा बता दिया था कि ये आम आदमी पार्टी के हैं। ये सब चीजें हो रही थी, ठीक है, लेकिन ये 15 करोड़ के तार कहाँ जुड़े, इसका खुलासा क्यों नहीं कर रही है ये एजेंसियां? यहाँ पर ये चुप क्यों है? EOW है, ये सब तो मतलब इनको तो फ्रंट में आके बताना चाहिए, अपनी पीठ थपथपानी चाहिए कि हम इतना अच्छा काम करते हैं, और मीडिया अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ स्क्रूटनी जैसा बिहेव करती है, हमारे साथ भेदभाव करती है। यहाँ तो वो वाहवाही लूट सकते थे, ये खुलासा क्यों नहीं कर रही? ये पैसा किसका था? नोटबंदी के बाद इतना बड़ा पैसा एक शख्स के घर में मिलना, यही आश्चर्य की बात है। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि 15 करोड़ वहां पे थे, और वो इतना कैश कैसे आ गया नोटबंदी के बावजूद, ये भी एक आश्चर्य की बात है। और इसके बाद जब भी महाराष्ट्र में ऐसी कोई चीजें होती थी, किसी नेता के घर पे रेड पड़ती थी, तो तुरंत ईडी सीबीआई वहां पे इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते थे। हमने यहाँ पे देखा नहीं कि यशवंत शर्मा इनके बारे में ऐसी कोई पूछताछ हुई है। शायद वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करते होंगे, लेकिन इसके बारे में सरकार ने भी खुलासा करना चाहिए था, वो नहीं किया गया। जो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है उन्होंने खुलासा जजिस की कमेटी इन्होंने बनाई है सुभाष जी, लेकिन इतना ढका छिपा मामला क्यों चल रहा है? हमें भी तो पता होना चाहिए ना, हम भी इस देश की जनता में पता होना चाहिए पैसा किसका था। छोटी रकम तो थी नहीं है, 15 करोड़ की रकम थी। अब ये जजिस की जो कमेटी है वो फैसला करेगी, तो वो इनको दोषी पाए जाए, नहीं दोषी पाए जाए तो खुलासा कर देगी, लेकिन ये पैसा किसका था इसका खुलासा अंत में कब होगा? और यशवंत जी का अगर नहीं था तो वो खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट की, आपको भी याद है कितने जजेस ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनका कहना था कि तानाशाही रवैये के साथ में सरकार चल रही है, तमाम चीजें थी। यहाँ पर अगर वो पाक साफ है तो उन्हें भी खुल के बोलना चाहिए। अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो एक बात तो साफ है कि वो भी जान रहे हैं पैसा किसका था। अब जब भी बोलेंगे जब जवाब तो देना ही पड़ेगा उन्हें। ऐसे में ये क्यों नहीं बोल रहे, कमेटी जजेस क्यों नहीं बोल रहे पैसा किसका था? इन्हें भी सच बोलना पड़ेगा, वरना एक बड़ा सवाल है क्या ये तीनों जजेस भी इस क्वेश्चन मार्क में आएंगे? क्या ये भी इस दायरे में आएंगे सुभाष जी कि इन्होंने भी सच छुपाया? देखिए, इस पे कई सवाल अनसुलझे हैं अभी भी, और उसमें स्पष्ट रूप से कोई भी भूमिका नहीं ले रहा है, ना ही यशवंत वर्मा ले रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि 15 करोड़ उनके नहीं है तो किसके हैं, और उनके घर में वो पैसे क्या कर रहे थे, ये भी उनको बताना पड़ेगा। और वो 15 करोड़ है कि नहीं, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगर उनके हिसाब से वो कम है तो वो कम भी पैसे कहाँ से आए? क्योंकि एक जस्टिस की जो तनख्वाह होती है या उनकी आमदनी होती है, उससे नहीं लगता कि 15 करोड़ रुपया किसी के पास जमा होने की सिचुएशन रहेगी। तो ऐसे में यशवंत वर्मा, इनको खुल के सामने आना चाहिए था, वो नहीं आए। उन्होंने एक बयान जारी कर सकते थे वो, और इसके बारे में पूरा प्रकाश इस पूरे सिचुएशन में डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने वो ऐसा किया नहीं। उनको किसी ने बाध्य भी नहीं किया। जो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का
ड्यूटी थी वो बाध्य करना उनको चाहिए था, वो भी उन्होंने नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि 3 जजों की कमेटी जो बिठाई गई है, क्या उसका रिपोर्ट भी पूरी तरह से सामने आएगा? क्योंकि इसके हाँ पहले भी कॉन्डक्ट कुछ होता है जस्टिस का, और उसके बारे में जो इंक्वायरी होती है, वो कमिटी की कोई भी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक को उजागर नहीं होती, और वो पूरी तरह से चुप्पी उसमें साधी जाती है। अगर डेमोक्रेसी है तो ये सारी चीजें लोगों के सामने आनी चाहिए, क्योंकि लोगों का विश्वास होता है कोर्ट पे। लोग भगवान मानते हैं आज भी जस्टिस को, तो जस्टिस जो न्यायाधीश है उनको, तो ऐसे में न्याय व्यवस्था पे उनका विश्वास अगर खत्म हो जाएगा तो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं होगा। तो ऐसे में यशवंत वर्मा उनको तुरंत ये बताना चाहिए कि ये 15 करोड़ किसका है, उनको बाध्य कर देना चाहिए कि इसके बारे में वो खुलासा करे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो जाहिर है कि आगे कानूनी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से दाग लगा हुआ है यशवंत वर्मा के जरिए पूरे जुडिशरी पे, ये बहुत गलत चीज डेमोक्रेसी के लिए साबित होगी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है, आपको क्लैरिटी रखनी है, जब एक राज्य में हाई कोर्ट में जज ये बोल सकता है 12 साल की 12 साल की लड़की के साथ रेप की घटना पर कोई जज अगर ये बोल सकता है कि रेप की परिभाषा में ऐसे शब्द भी इस्तेमाल नहीं किए जा सकते जो उन्होंने इस्तेमाल किए। अब तो सब जानते हैं कि क्या उन्होंने बिल्कुल बदज़बानी की है ऐसे स्टेटमेंट सुनाते हुए। वो बोल सकता है तो यहाँ पर ये तो सच बोल ही सकते हैं ना कि भाई एग्ज़ैक्टली ये पैसा किसका था? ये क्या परिस्थिति है? कम से कम जो बाकी, क्योंकि इतना लंबी कहानी नहीं होनी चाहिए। इसकी रिपोर्ट की ठंडे बस्ते में जाने वाली है या कुछ क्लैरिटी सामने देने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि रिपोर्ट बनाने में जजेस इस मामले में इतने लंबे लग जाए, इसकी जाँच में इतने मशगूल हो जाएँ कि मामला लोगों को पता ही ना चले कि आग लगी थी, वो ठंडी हो गई और उसके बाद क्या हुआ, अब लोग भूल जाएँ यशवंत वर्मा को। क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है इस बात को लेकर। जी, सुभाष जी। तो इसमें जाहिर है कि कई सवाल है और उसके जवाब लोगों को मिलने चाहिए, क्योंकि जुडिशरी की प्रतिष्ठा का सवाल है, और जुडिशरी जो है उसके ऊपर यानी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता है। तो ऐसे में जुडिशरी को पाक साफ इसमें होना चाहिए। इससे पहले हमने जो देखा है कि जुडिशरी के ऊपर बहुत सारे सवाल हो गए, खासकर महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 2.5 साल से केस चल रहा है महाराष्ट्र में। शिवसेना का जो उसमें 2 फाड़ हो गए, उसके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। जो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के शपथ दी गई उसके बारे में कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उस पर जवाब नहीं हुआ। तो यानी टालना, जस्टिस सुनवाई टालना और उसके ऊपर फैसला टालना, ये जस्टिस नहीं देने वाली बात होती है। तो ऐसे में जितने दिन यशवंत वर्मा इनके बारे में संदिग्धता बनी रहेगी, उस पर विश्वास जो है न्याय व्यवस्था पर वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को भी यही चाहिए, क्योंकि इसके लिए वो एनजेएसी की आड़ में वो पूरी न्याय व्यवस्था पर कंट्रोल करना चाहती है। फिर से एक बार एनजेएसी की बात सरकार की तरफ से की जा रही है। यानी इस पूरे प्रकरण का उपयोग जो है वो जुडिशरी पे अपना कंट्रोल और सख्त करने के लिए, और कॉलेजियम के पास अभी जो सिस्टम है चुनने की, जस्टिस चुनने की, वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत भूषण इन्होंने तो काफी बड़ी बातें कही है। उन्होंने तो कहा है कि सरकार ऐसे जो अपराइट जजेस है उनकी फाइल्स क्लियर ही नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बतौर उनका चयन कॉलेजियम ने किया है, लेकिन उसके ऊपर कोई फैसला ही सरकार नहीं ले रही है। तो फैसला न लेना इसका मतलब है कि पूरी तरह से रोकना उस जुडिशियल सिस्टम को और कॉलेजियम के फैसले को, ये पूरा साबित हो जाता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो भी पूरी तरह से अपने यानी सख्ती से नजर नहीं आ रहे हैं कि वो सरकार को बोले कि हमने जो फैसला दिया है, फाइलें जो आपके पास पहुंची है वो तुरंत आप वापस कीजिए, नहीं तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। तो लगता है कि जुडिशरी पे जो प्रेशर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट शुरुआत से करती आ रही है वो कारगर साबित हो रहा है। ये ऐसा इसमें पूरी तरह से दिख रहा है।
देखिए मतलब तस्वीर यही है कि जब इसकी जांच के जो जवाब सामने आएंगे इन तीनों जजेस द्वारा, उसमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर के कितना सच बाहर आ पाया। और आज की जनता तो बिल्कुल अब समझती है कि कितना सच वाकई में बाहर आ रहा है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इनके खिलाफ बोला 24 घंटे में, फिर इनके फेवर में बोला, फिर 24 घंटे में इनके खिलाफ बोला और जांच शुरू कर दी। तो लोग समझते हैं कि खुला सच और झूठ किस तरह से सामने दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सुभाष, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।